Hello, good morning, students. Welcome to the Future Coaching. And today is the very important class because there are so many topics जो कि बहुत ज़्यादा important है और daily ही बहुत ज़्यादा important चीज़ें आ रही हैं. But December is the month कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है और बहुत सारा content जो है grab करने को आपको मिलेगा. तो let's begin. पहला प्रश्न है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है ये प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14th दिसंबर. और ये क्यों मनाया जाता है? और एनर्जी कंजर्वेशन जो है ये 2001 में एक एक्ट आया था, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट. तो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है ये पार्लियामेंट से पास हुआ था और जब इसको एग्जीक्यूट किया गया था, मतलब जिस दिन से इसे लागू किया गया था, वो दिन जो है एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में हमारे देश में सेलिब्रेट होता है. तो एनर्जी एफिशिएंसी ने इसे सबसे पहले लागू किया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अप्लायंसेस जो एनर्जी एफिशिएंसी से अप्रूव्ड हैं वो सभी के घरों में है. तो आपने 5 स्टार वाला सिस्टम देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल आप फ्रिज लाते हैं या वॉशिंग मशीन लाते हैं तो देयर इज अ 5 स्टार ऑन दैट, उसपे 5 स्टार ऐसे बने होते हैं. तो ये एनर्जी एफिशिएंसी ब्यूरो ने ही जारी कराए थे. और पहले हम एक फिलामेंट वाला बल्ब यूज करते थे और वो बल्ब जिससे कुछ येलोइश कलर की रोशनी आती थी. बट अब हम शिफ्ट कर गए हैं CFL पर और जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उन पर. तो ये सब जो है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट आने के बाद से ही लागू हुआ है कि एनर्जी को कंजर्व किया जाए, पावर को किस तरह से कंजर्व किया जाए. और कंजर्व इस तरह से नहीं कि बिल्कुल बंद कर दिया जाए, उसकी जो बल्ब है, जो येलोइश बल्ब होता था, फिलामेंट वाला बल्ब होता था, उसकी जगह पे CFL यूज करने लगे हैं. या फिर हम बिल्कुल जो एनर्जी कम ले, लो एनर्जी टेकिंग वाले सीलिंग फैंस या रेफ्रिजरेटर, तो सब में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कुछ मार्किंग की हुई थी जिसको स्टार मार्क भी कहते हैं कि स्टार मार्क वाले अप्लायंसेस लेते हैं तो वो एनर्जी कंजर्वेशन का काम करते हैं. तो वही चीजें हैं जो कि एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में हम जिस डे को मनाते हैं, तो ये उस दिन वो एक्ट आया था और उसको लागू किया गया था. और अब जो हम अपने सराउंडिंग में लाइट से लेकर के रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन तक भी देखते हैं तो वो सब एनर्जी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से पहले अप्रूव्ड होती हैं, वो तब हमारे घरों तक आती है. तो 14 दिसंबर को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया जाता है. नेक्स्ट प्रश्न है ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस एट COP28 किसने लॉन्च किया है? तो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इंडिया से लॉन्च किया है COP28 में. जैसे कि COP28 की इससे पहले हम बात कर चुके हैं. COP28 हमने ये भी हाल ही में UAE में हुआ है. UAE में ये दुबई सिटी में भी हुआ है COP28, जो कि मेजरली एक्शन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज को लेकर बात हुई है. इसमें क्लाइमेट फंडिंग की भी बातें हुई है, यहाँ से इंडिया ने भी रिप्रेजेंट किया है. और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है ये वहां पर लॉन्च की है. ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है मेजरली वो सिटीज जहां पर रिवर्स जो है दोज प्ले मेजर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इन द कंट्रीज इकोनॉमिक स्फेयर और एनवायरमेंटल स्फेयर. तो जैसे लेट्स से गंगा, तो गंगा का जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे यहाँ पे सांस्कृतिक भी है और उसके साथ साथ ये हमारे जो किसान हैं उनके लिए एग्रीकल्चरली भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सेम एज जितनी भी रिवर्स है जिस जिस भी वो सिटीज में है वो उस सिटी का जो है एक तरह से सब कुछ होता है. लाइक कि किसी भी जैसे नील नदी का वरदान हम कहते हैं, नील नदी का वरदान इजिप्ट को, कि अगर नील नदी नहीं होती तो इजिप्ट नहीं होता. सेम ऐसे अगर इंडस नदी नहीं होती तो शायद जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है वो नहीं होता. तो सेम ऐसे जो नदियों का जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो महत्व है वो बहुत ज्यादा है. और नदियां जो हैं वो हमारे यहाँ पर पहले से ही सांस्कृतिक भी रही है और एग्रीकल्चरली भी उनका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है. तो दैट्स वाई
ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है ये COP28 में हमने लॉन्च किया है। ये हमारी जल शक्ति मंत्रालय जो है इन्होंने लॉन्च किया, सो दैट कि जो हमारा रिवर्स है उनका सिग्निफिकेंस और उनको लेकर भी, यानी कि अभी गंगा बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है या यमुना में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, और भी नदियां हैं जो नॉर्थ हिमालयन रिवर है मेजरली पॉल्यूटेड है, तो उनके अगेंस्ट में भी एक एक्शन लिया जाए, उनके उनके अगेंस्ट में जो पॉल्यूशन हो रहा है उनके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जाए। तो ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस जो है COP28 में यूएई दुबई में जल शक्ति मंत्रालय भारत ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत व वियतनाम ने हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास किया? तो भारत व वियतनाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यानी कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। तो ये जो है इसका नाम है वियतनाम एंड इंडिया, इसको कहेंगे विनबैक्स, और 2023 ये भारत और वियतनाम के बीच में हुआ है। वियतनाम जो है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि थाईलैंड के पास है, और इसके भारत से ट्रेड रिलेशन भी बहुत पुराने हैं और अभी भी इस कंट्री से काफी हमारा अच्छे रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये चेन्नई में लॉन्च हुआ है। अभी आपको पता ही होगा, हमने इसके बारे में बात की है कि यहाँ पर एक साइक्लोन आया था। अब उस साइक्लोन का नाम था, अभी उसका हाल ही में नामकरण किया गया था, उसका नाम था साइक्लोन मिचोंग। तो वो जो साइक्लोन आया है वो यहाँ आया है बे ऑफ बंगाल में। तो ये आया है साइक्लोन मिचोंग, ये है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो ये जो साइक्लोन है साइक्लोन मिचोंग बंगाल की खाड़ी में आया है, और साइक्लोन मिचोंग जो है इसके कारण नियर बाई जो एरिया है वहां पे भारी वर्षा हुई है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की कोस्ट पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की कोस्ट पर, और आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की कोस्ट पर भारी वर्षा की वजह से जो तमिलनाडु का चेन्नई शहर है जो तमिलनाडु की राजधानी है वहां पर इतना ज्यादा फ्लडिंग हो गया था कि वहां के घरों में पानी भर गया था, लोगों को वहां से रेस्क्यू करना पड़ा है जो जो लोग वहां पर फंस गए थे। तो अर्बन फ्लडिंग जो है ये अब इस साल 2023 में बहुत ज्यादा देखा गया है, जैसे कि मॉनसून के अराइवल से ही प्री मॉनसून जो शावर हुए हैं उससे पहले ही दिल्ली में फ्लड आया, दिल्ली जैसी सिटी डूब गई, फिर बेंगलुरु। तो जो मेजर सिटीज है अर्बन फ्लड जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गई है, और इसको लेकर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये चेन्नई में लॉन्च किया है, जो कि अर्बन फ्लडिंग को टैकल करने के लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पोलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये डोनाल्ड टस्क बने हैं। पोलैंड जर्मनी के पास में एक कंट्री है, और इसका नाम ऐसे भी सुना होगा क्योंकि पोलैंड जो है वर्ल्ड वॉर 2 का जो मेजर कारण रहा है, वो जर्मनी ने जब पोलैंड पे हमला कर दिया था तो तभी वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो पोलैंड को ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो पोलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं डोनाल्ड टस्क। अब क्यों हम उनके प्रधानमंत्री क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनके किसी भी कंट्री में कोई भी नियुक्त होता है, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी बड़ी घटना ऐसी होती है तो वो क्वेश्चंस में आता है कि अभी अर्जेंटीना के जैसे जेवियर मिल बने हैं, तो अर्जेंटीना के अभी बने हैं वहां पर प्रधानमंत्री, सेम ऐसे ही डोनाल्ड टस्क बने हैं पोलैंड के। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी कंट्री में अगर कोई नियुक्त हुआ है नया तो उसको भी पूछा जाता है एग्जाम्पल। तो डोनाल्ड टस्क जो है ये पोलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कब मनाया गया? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की अगर हम बात करें तो 12 दिसंबर को ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है, और इस बार 2023 का जो थीम है वो है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। तो 2023 का जो थीम है ये है 2023 का हेल्थ फॉर ऑल और टाइम फॉर एक्शन। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे की क्या जरूरत पड़ी है और क्यों इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और WHO भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करता है। तो सभी को राइट है कि वो एक जो
हेल्थ कवरेज है उसको मिले, एक बेसिक हेल्थ कवरेज जो है हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए, यानी कि उसको भी राइट है जीने का। राइट टू लाइफ में ही ये आ जाता है कि उसको राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ तब, अगर वो बीमार रहेगा तो राइट टू लाइफ रहेगा ही नहीं। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के थ्रू क्या हमारा क्या रोल है, यूएनजे या डब्ल्यूएचओ का क्या रोल है कि उन लोगों को बेसिक हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना जो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यूएनजीए के अकॉर्डिंग 25% पीपल अराउंड द ग्लोब ऐसे हैं जो बिल्कुल भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंतर्गत नहीं आते, जो कि हेल्थ कवरेज जिनको नहीं मिल पाता है। तो 2023 का जो थीम है ये हेल्थ फॉर ऑल और टाइम फॉर एक्शन है। 25% ओवर द ग्लोब पीपल ऐसे हैं जिनको यूनिवर्सल बेसिक हेल्थ नहीं मिलता है, और ये ऐसे नहीं कि उनको दिया नहीं जा रहा है ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते इसलिए। तो यूनिसेफ ने, डब्ल्यूएचओ ने ऐसे कुछ प्रोग्राम चलाए हैं जिससे कि फ्री में उनको दवाइयाँ दी जाती है। जैसे कि अभी बहुत सारी जगहों पे अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत बेसिक प्राइजेस पे उनको दवाई दी जाती है, और इंडिया भी इसमें मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इंडिया में जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन बनता है। जेनरिक वर्जन ऑफ मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन का जेनरिक वर्जन होता है। जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है उससे दूसरा जो वर्जन होता है वो जेनरिक होता है, और वो जो मेडिसिन है वो सस्ती होती है एज कम्पेयर जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है। और वो मेडिसिन हम भी अफ्रीकन कंट्रीज को और अदर कंट्रीज को, अफगानिस्तान और जो नीडी कंट्रीज है उनको हम भेजते हैं। तो 12 दिसंबर को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 33वां व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो व्यास सम्मान जो है ये प्रतिवर्ष हिंदी में जिन्होंने बहुत उत्कृष्ट काम किया है, हिंदी में जो अच्छा हिंदी लेखन में काम किया है, उनको दिया जाता है व्यास सम्मान, और इस बार ये पुष्पा भारती को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति बचत खाता, नारी शक्ति सेविंग अकाउंट स्कीम किसने लॉन्च की? तो नारी शक्ति बचत खाता या सेविंग अकाउंट स्कीम जो है ये बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। और चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि विमेंस जो है वो अपना सेविंग अकाउंट वहां पर खुलवा सकती है, और ये बेसिकली विमेन ओरिएंटेड है, तो ये स्कीम जो है बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी कबीर बेदी जो है इनको सम्मानित किया गया। कबीर बेदी जो है ये भारतीय अभिनेता है, बहुत रेनाउंड अभिनेता है, और काफी मूवीज में इनका ये आए हैं। और कबीर बेदी जो है इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, जो इटली का सबसे हाईएस्ट जो सम्मान होता है, जो ऑर्डर होता है हाईएस्ट, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है, ऐसी इनके यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मेरिट है इटालियन रिपब्लिक। तो ये जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है ये हाईएस्ट, जैसे कि हमारे यहाँ भारत रत्न होता है सेम ऐसे ही होता है, और ये कबीर बेदी जो अभिनेता है, भारतीय अभिनेता, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत का अंटार्कटिका पर कौन सा शोध केंद्र वर्तमान में कार्यरत है? तो अंटार्कटिका जो है ये टोटली ग्लेशियलेटेड है, और यहाँ पर बहुत सारा ग्लेशियर है, बहुत सारा आइस है, और वो इनहेबिटेबल है, मतलब वहां पर कोई रहता नहीं है। लेकिन फिर भी सभी कंट्रीज ने वहां पे अपने अपने रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हुए हैं फॉर द रिसर्च पर्पस, कि अंटार्कटिका को स्टडी करने के लिए और ये जानने के लिए कि ग्लेशियर पिघल रहा है या नहीं पिघल रहा, और वहाँ का इकोलॉजिकल और बाकी सारी चीजें, एनवायरमेंटल सारे जो थ्रेट्स या प्रॉब्लम्स है उन सबको रिसर्च करने के लिए। तो ये सब करने के लिए सबने अपने अपने शोध केंद्र वहां पे बनाए हुए हैं, रिसर्च स्टेशन। तो भारत ने बनाया था सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री जो है वहां पर अब बंद हो गया है। दक्षिण गंगोत्री जो कार्यरत था ये ऑपरेशनल नहीं है, अब ये बंद हो गया है दक्षिण गंगोत्री। लेकिन भारत के 40 साल हो गए हैं पूरे अंटार्कटिका पर हमारा जो शोध केंद्र है उसको, कौन से वाले को? मैत्री को। तो मैत्री जो है ये 1988 में वहां पर स्थापित किया गया था, और मैत्री अभी कार्यरत है, यानी कि ये वर्क कर रहा है। और भारती ये 2012 में रिसर्च स्टेशन स्थापित किया था, और ये भी अभी वर्क कर रहा है।
तो मैत्री और भारती 1988 और भारती 2012 दोनों रिसर्च स्टेशन हमारे कर रहे हैं, और क्वेश्चन आया भी है इससे पहले भी कि भारत का कौन सा जो ऑपरेशनल है वहां पर शोध केंद्र। यूपीपीसीएस 2023 में ये क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए स्टे अपडेटेड। और जितना भी कंटेंट है, जो ये 10 क्वेश्चन है डेली के, इनमें से एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो जस्ट स्टे अपडेटेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, और इफ यू लाइक देन कमेंट कि if you like the video, then comment that what you have liked in the video, or whatever you want, कि जो आपको पसंद हो, जो आपको लगे कि इसमें ये चीज और ऐड होनी चाहिए या हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो जस्ट feel free to ask. And thanks for watching. Have a nice day.